नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत की वायु रक्षा प्रणाली यानी एडीएस ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रोहिंग्या विदेशी हैं और उनके साथ विदेशी विषयक अधिनियम यानी फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। कर्नाटक के विधायक को सजा मिलने के बाद उसे विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। जेनु कुरुबा जनजाति ने कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व की भूमि पर कब्जा कर लिया। सरकार ने जलीय कृषि उद्योग में कुछ रोगाणुरोधी पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत की वायु रक्षा प्रणाली यानी एडीएस ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया। भारत की वायु रक्षा प्रणाली में एक इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस यानी मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड शामिल है। इसमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी एसएएम प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए सबसे पहले रूस से प्राप्त S-400 ट्रायम्फ के बारे में जानते हैं। इसे भारत में सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे उन्नत लंबी दूरी की एसएएम प्रणालियों में से एक है। यह कमांड और कंट्रोल सिस्टम, फेज्ड एरे रडार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाव के उपाय से लैस है। इसी के साथ यह 360 डिग्री का रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करती है। इसमें एक से अधिक प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे स्तरित रक्षा संभव होती है। खास बात यह है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। बात करें रेंज और क्षमता की, तो इसमें 600 किलोमीटर तक ट्रैकिंग, 400 किलोमीटर तक हमले की सीमा व 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई को कवर किया जा सकता है। यह कम ऊंचाई वाले ड्रोन से लेकर उच्च ऊंचाई वाले विमानों और मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। दूसरा है भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित बराक 8। यह एक मध्यम से लंबी दूरी यानी MRSAM, LRSAM तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो मैक 2 की गति से यात्रा करती है। इसी के साथ यह एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि यह प्रणाली समुद्री और भूमि आधारित दोनों रूपों में उपलब्ध है। और तीसरी है स्वदेशी रूप से निर्मित आकाश हथियार प्रणाली। यह कम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपायों यानी ECCM से लैस है। आपको बता दें कि यह ग्रुप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। बात करें रेंज और क्षमता की, तो इसकी रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर व ऊंचाई 100 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। खास बात यह है कि यह प्रणाली एक्टिव और पैसिव जैमिंग के खिलाफ बहुत मजबूत है तथा यह पूरी तरह से स्वचालित है और लक्ष्य को पहचानने से लेकर नष्ट करने तक का कार्य बहुत कम समय में करती है। कमांड गाइडेंस इसका गाइडेंस सिस्टम है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए वायु रक्षा प्रणाली के एकीकृत संचालन के माध्यम से हवाई खतरों से सुरक्षा भी जान लेते हैं। C3, जिसका अर्थ है कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। डिटेक्शन यानी आने वाले हवाई खतरों को पहचानना। इसी के साथ ट्रैकिंग अर्थात खतरे की गतिविधियों और दिशा पर लगातार निगरानी रखना। और इंटरसेप्शन यानी हमले से पहले खतरे को निष्क्रिय करना या नष्ट करना। एक प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली के लिए इन तीनों घटकों का सहयोग पूर्वक और समन्वय में कार्य करना बहुत आवश्यक है, ताकि हवाई खतरों का समय रहते मुकाबला किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। ज्ञातव्य है कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति से न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की गई है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संवैधानिक प्रावधान जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) के तहत सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति केवल तभी पद से हटाने का आदेश दे सकता है जब संसद के दोनों सदन एक ही सत्र में विशेष बहुमत से पद से हटाने के लिए समावेदन पारित करते हैं।
आपको बता दें कि यहाँ विशेष बहुमत का अर्थ है प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। वहीं अनुच्छेद 124(5) संसद को इस प्रक्रिया के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत संसद किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच व उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया को कानून के माध्यम से विनियमित कर सकेगी। इसी के साथ आइए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पद से हटाने से जुड़ा प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उचित परामर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। स्वीकृति मिलने पर एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। समिति में एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद यानी अध्यक्ष या सभापति की राय शामिल होते हैं। यदि समिति न्यायाधीश को दोषी या असमर्थ पाती है तो संसद के दोनों सदनों को उसी सत्र में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास संबंधित न्यायाधीश को हटाने की सिफारिश भेजी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रोहिंग्या विदेशी हैं और उनके साथ विदेशी विषयक अधिनियम यानी फॉरेनर्स एक्ट के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और जीवन यापन स्थितियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि UNHCR शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन है। आपको बता दें कि भारत ने शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चलिए सबसे पहले शरणार्थियों और निर्वासन से संबंधित भारत के वैधानिक प्रावधान भी जान लेते हैं। भारत में शरणार्थियों से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं है, इसलिए शरणार्थी के दर्जे से जुड़े पहलुओं को अलग अलग मामलों के आधार पर निपटा जाता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। आपको बता दें कि भारत में शरणार्थी विदेशी यानी एलियन और विदेशी नागरिक यानी फॉरेनर्स की परिभाषा में आते हैं। दूसरा है विदेशी विषयक अधिनियम 1946। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करती है। इनके अलावा है पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, जिसके तहत केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है। संविधान के अनुच्छेद 258(1) और 239(1) के अनुसार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपर्युक्त अधिकार सौंपे गए हैं। वहीं बात करें अन्य प्रावधानों की तो भारत ने शरणार्थियों की स्थिति और उनके साथ व्यवहार पर बैंकॉक सिद्धांत में निहित गैर निर्वासन यानी नॉन रिफाउलमेंट के सिद्धांत को स्वीकार किया है। आपको बता दें कि नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत शरण मांगने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी अथॉरिटी को सौंपने से रोकता है जहां यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हो कि उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसी के साथ मोहम्मद सलीमुल्लाह व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत मूल अधिकार विदेशी नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। हालांकि निर्वासित न किए जाने के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(e) के अंतर्गत रहने या बसने के अधिकार के सहायक या सह प्राप्त अधिकार के रूप में देखा जाता है। कर्नाटक के विधायक को सजा मिलने के बाद उसे विधानसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया। अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कर्नाटक के एक विधायक को अयोग्य घोषित किया गया है। इससे निर्वाचन क्षेत्र में उसकी सीट रिक्त हो गई है। आपको बता दें कि विधायक की यह अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी RPA 1951 की धारा 8 के तहत घोषित की गई है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और वर्तमान सांसद या विधायक की अयोग्यता समझ लेते हैं। सबसे पहले है संवैधानिक प्रावधान।
संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में वे स्थितियां दी गई हैं जिनके आधार पर क्रमशः संसद सदस्य यानी एमपी या विधानसभा सदस्य यानी एमएलए को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये स्थितियां हैं लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होना, यदि सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड घोषित किया गया हो, अनुमोचित दिवालिया यानी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट घोषित हुआ हो, भारत का नागरिक न होना या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले लेना, दल बदल का दोषी पाए जाने पर या संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो। बात करें वैधानिक प्रावधान की तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी विधि निर्माता को इन कारणों से अयोग्य ठहराया जा सकता है। वह रिश्वतखोरी, बलात्कार, वैमनस्य फैलाने या अस्पृश्यता जैसे अपराधों का दोषी पाए जाने के बाद धारा 8 के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा पाने पर, भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता के आधार पर तथा भ्रष्टाचार या गैर वफादारी के मामले में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी पर, इनके अलावा सरकार के साथ किसी अनुबंध में शामिल होने पर या ऐसी कंपनी के प्रमुख पद पर होना जिसमें सरकार की 25% या अधिक हिस्सेदारी हो या चुनावी व्यय की रिपोर्ट न देना हो। इनके अलावा है दोष सिद्ध विधायकों के लिए अयोग्यता की अवधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में परिभाषित किया गया है, जिसके तहत यदि किसी विधि निर्माता को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सजा की अवधि और उसके अतिरिक्त 6 वर्षों के लिए अयोग्य होता है। आपको बता दें कि 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उपर्युक्त सजा मिलने पर विधि निर्माता तुरंत अयोग्य हो जाएगा। जेनु कुरुबा जनजाति ने कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व की भूमि पर कब्जा कर लिया। जेनु कुरुबा जनजाति ने वन अधिकार अधिनियम 2006 यानी FRA के तहत अपने अधिकारों का दावा करने के लिए नागरहोल टाइगर रिजर्व की भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह जनजाति पारंपरिक रूप से शहद और वनोपज एकत्र करती है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 के बारे में जान लेते हैं। इसका आधिकारिक नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है तथा इसका नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। FRA का उद्देश्य 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले एवं उन पर निर्भर अनुसूचित जनजातियों यानी STs और अन्य पारंपरिक वन निवासियों यानी OTFDs के वन अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्हें कानूनी रूप प्रदान करना है। बात करें अधिकार धारकों की जिम्मेदारियों की तो वन्य जीवों, जंगलों और जैव विविधता की रक्षा करना, जल स्रोतों, जल ग्रहण क्षेत्रों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करना है आदि। इनके अलावा है ग्राम सभा की भूमिका, वन अधिकारों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करना, दावों पर सुनवाई करना और प्रस्ताव पारित करना। इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह राज्य द्वारा गठित उपमंडल स्तरीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। हालांकि वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मौजूद कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अनुसूचित जनजातियों एवं वनवासियों की अस्पष्ट पहचान, वनवासियों में जागरूकता की कमी, नौकरशाही द्वारा विलंब और कानून संबंधी बाधाएं तथा राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन के बावजूद कानून का असमान तरीके से क्रियान्वयन आदि। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए वन अधिकार अधिनियम FRA के तहत प्रदान किए गए अधिकार भी समझ लेते हैं। पहला है 4 हेक्टेयर तक वन भूमि पर अधिकार, दूसरा आजीविका के लिए स्व खेती और निवास के अधिकार तथा लघु वनोपज यानी MFP एकत्र करने का अधिकार व पशुओं के लिए चराई का अधिकार तथा ANAG के अंतर्गत वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का अधिकार तथा अन्य सामुदायिक अधिकार शामिल है। ये सभी अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन ये केवल वंशानुगत अधिकार हैं, हस्तांतरणीय या विक्रय योग्य नहीं है। इन्हें संयुक्त रूप से पंजीकृत किया जा सकता है। यदि विवाहित हैं तो संपत्ति या अधिकार दोनों पति पत्नी के नाम पर होंगे। छूट के तहत ये अधिकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति के अधीन है। आपको बता दें कि इन सब अधिकारों का उद्देश्य वनवासियों और पारंपरिक समुदायों को सशक्त बनाना है। सरकार ने जलीय कृषि उद्योग में कुछ रोगाणुरोधी पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध संबंधी यह आदेश केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने अधिसूचित किया है।
इस आदेश को निर्यात यानी गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके तहत कई एंटीबायोटिक दवाओं, एंटीवायरल और एंटीप्रोटोजोअल्स जैसे कार्बोक्सी पेनिसिलिन, फेविपिराविर, नाइट्राजॉक्साइड आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन पदार्थों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। सबसे पहला कारण है रोगानुरोधी प्रतिरोध यानी AMR। जलीय कृषि में रोगानुरोधी पदार्थों का विवेकहीन उपयोग AMR की वृद्धि में योगदान देता है। आपको बता दें कि AMR में सूक्ष्म जीवों की दवाओं के प्रति प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। इससे उन्हें मारना या उनकी वृद्धि को रोकना कठिन हो जाता है। दूसरा कारण है सी फूड के निर्यात पर प्रभाव। निर्यात किए जाने वाले सी फूड में रोगाणुरोधी अवशेषों की उपस्थिति के कारण सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी यानी SPS जैसे गैर टैरिफ उपायों के तहत आयात के अस्वीकार होने का जोखिम बना रहता है। अब यह जानना भी जरूरी है कि सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी यानी SPS उपाय क्या हैं। SPS उपाय मानव, पशु और पादपों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किए जाने वाले जैव सुरक्षा उपाय हैं। इनका उद्देश्य कीटों, बीमारियों तथा खाद्य एवं चारे में मौजूद दूषित पदार्थों से होने वाले जोखिमों को कम करना है तथा ये उपाय WTO के सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के अनुप्रयोग पर समझौते 1995 द्वारा शासित है। आपको बता दें कि यह समझौता WTO के सदस्यों को व्यापार व्यवधानों को न्यूनतम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में वैज्ञानिक और गैर भेदभावपूर्ण SPS उपायों को विकसित करने, अपनाने एवं लागू करने के लिए नियम प्रदान करता है। इनके अलावा SPS समझौते के तहत अनुशंसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों में खाद्य सुरक्षा के लिए FAO या WHO कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन तथा पशु स्वास्थ्य और जूनोसिस के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी WOAH और पादप सुरक्षा के लिए FAO इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन यानी IPPC शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ईरान की, जिसकी राजधानी है तेहरान। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की यात्रा पर आए। अगर भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में अवस्थित है। इसकी भूमि सीमाएं उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान व तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक तथा उत्तर पश्चिम में तुर्की से लगती हैं। वहीं इसकी समुद्री सीमाएं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से लगती हैं। इसके आसपास के जल निकायों में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। ईरान में शुष्क और अर्ध शुष्क से लेकर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ की प्रमुख नदियां देज, करखेह, करुण, दियाला आदि हैं। यहाँ पर जाग्रोस और अल्बोरस नामक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। वहीं बात करें यहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की तो यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस, कोयला, क्रोमियम, तांबा, लौह अयस्क, सीसा, मैग्नीज, जस्ता और सल्फर मौजूद हैं। वहीं ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दमावंद है जो अल्बोरस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खास बात यह है कि यह हिंदू कुश के पश्चिम में यूरेशिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने लागत विनियमन 2025 अधिसूचित किए हैं। इनमें प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए नई परिभाषाएं दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है। इनका क्रियान्वयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR पर 2019 से 2021 के लिए विशेष बुलेटिन जारी किया। आपको बता दें कि मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर संभावित DDoS अटैक को लेकर सलाह जारी की। DDoS एक प्रकार का साइबर अटैक है। इसमें किसी लक्षित सर्वर, नेटवर्क या वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसे वैध यूजर्स के लिए एक्सेस करना मुश्किल बना दिया जाता है।
वैज्ञानिकों ने युवावस्था में होने वाले मधुमेह यानी MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग के एक नए सब टाइप की पहचान की है। MODY एक दुर्लभ वंशानुगत मधुमेह बीमारी है। यह कुछ विशेष जीनों में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण होती है। कोयला मंत्रालय ने CGFIS योजना की श्रेणी 2 के तहत चयनित निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ कोयला गैसीकरण संयंत्र विकास और उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना यानी CGSS में संशोधन किया। आपको बता दें कि इसका नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने विमुक्त जनजातियों यानी DNTs के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना यानी SEED कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की। इसे 2022 में शुरू किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।